अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैर से होंगे, ठीक ठाक होंगे और हमारी दुआ है कि आप सब हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है मुदस्सर इमरान और मैं हूं मोहम्मद सईद और मैं हूं ज़फर इकबाल। और आज हम जिस वीडियो पर रिएक्शन देने जा रहे हैं इसका टाइटल है पेंटागन सेड यूएसए इज़ नॉट रेडी फॉर वार विद चाइना। अच्छा, अमेरिका जो है वो रेडी नहीं है चाइना के साथ वार में। तो आलोक भाई की ये वीडियो है और वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। तो सबसे पहले वीडियो देखते हैं और फिर इस पर देखते हैं रिएक्शन। इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है जिससे हमारे सुरक्षा बलों की गोपनीयता भंग होती है। डिफेंस डिटेक्टिव सेना का सम्मान करता है और उन्हीं जानकारियों के आधार पर काम करता है जो सार्वजनिक रूप से मौजूद हैं। नमस्कार दोस्तों, डिफेंस डिटेक्टिव के एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि चीन और अमेरिका के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है और कुछ डिफेंस एक्सपर्ट्स की माने, कुछ जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स की माने तो दोनों देशों के बीच बढ़ता यह तनाव इस हद तक जा सकता है कि दोनों देशों में लड़ाई हो सकती है। वो चाहे 1 साल बाद हो, 2 साल बाद हो, लेकिन संकेत इस चीज के मिल रहे हैं कि ये बढ़ती जा रही टेंशन युद्ध का कारण बन सकती है। लेकिन इसी बीच पेंटागन की एक रिपोर्ट आई है और इस रिपोर्ट में जो कहा गया है वो बहुत हैरान करने वाला है। पेंटागन की इस रिपोर्ट में कहा गया है कि अमेरिका की सेना चीन से लड़ने के लिए तैयार ही नहीं है। आखिर पेंटागन को ऐसा क्यों करना पड़ा? इसी बात की एनालिसिस मैं आज के इस वीडियो में करने वाला हूं। जापान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट में से एक निक्केई एशिया ने एक रिपोर्ट पब्लिश की है कि एशिया में अगर लड़ाई हुई तो इस सूरत में अमेरिका के लॉजिस्टिक्स सपोर्ट में भारी कमी है। इसके लिए उसने रूस यूक्रेन युद्ध का हवाला देते हुए कहा है कि इस कमी ने रूस को यूक्रेन युद्ध में बड़े झटके दिए हैं। इसलिए अमेरिका अब जापान में फ्यूल स्टोरेज को बढ़ाना चाहता है। यह रिपोर्ट इसी 4 मई को पब्लिश की गई है। निक्केई एशिया ने यह अपना आर्टिकल पेंटागन की एक रिपोर्ट के हवाले से छापा है। इस रिपोर्ट को पेंटागन ने इसी साल अप्रैल में कांग्रेस को सबमिट किया है। पेंटागन की इस रिपोर्ट को यूएस पैसिफिक डेटरेंट इनिशिएटिव यानी पीडीआई, जो पेंटागन की खुद की असेसमेंट होती है, उसे लॉन्ग टर्म प्लानिंग डॉक्यूमेंट माना जाता है। इसी दस्तावेज में कहा गया है कि एशिया में जंग हुई तो मौजूदा लॉजिस्टिक्स में अमेरिका सेना को रीसप्लाई में भारी दिक्कत होगी, फिर वो चाहे तेल की सप्लाई हो या फिर हथियारों की। पीडीआई यानी पैसिफिक डेटरेंट इनिशिएटिव को पिछले साल एस्टैब्लिश किया गया था, जिससे इंडो पैसिफिक में अमेरिकी सेना अपनी तैयारी पूरी रख सके, जिससे जरूरत के वक्त चीन को जवाब दिया जा सके। इसके लिए साल 2023 से 2028 तक करीब $27 बिलियन की जरूरत बताई गई थी, जिससे अमेरिकी सेना अपनी तैयारी कर सके। इसमें से करीब $1 बिलियन एमुनेशन, फ्यूल, खाना और मेडिकल सप्लाईज को फॉरवर्ड पोजीशंस पर स्टॉक करने में खर्च किया जाना है, जिससे अगर लड़ाई हुई तो अमेरिकी सेना को रीसप्लाई मिलती रहे। ऐसा इसलिए जरूरी है क्योंकि लड़ाई के वक्त चीनी सेना जापान के ओगासावा आइलैंड से लेकर गुआम और पपुआ न्यू गुनिया की सप्लाई को आसानी से काट सकती है। इसका मतलब यह हुआ कि अमेरिका को इस बात का एहसास है कि भविष्य में लड़ाई होनी तो तय है चीन से, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो इसकी तैयारियां इतने लंबे वक्त से न की जा रही होती। बिलियंस ऑफ डॉलर्स अमेरिकी सेना या अमेरिका की सरकार चीन के खिलाफ खर्च कर रही है, यह न किया जा रहा होता। तो यह समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप पिछले कुछ सालों में अमेरिका की पोस्चरिंग देखी चाइना के टुवर्ड्स, तो आपको समझ में आएगा कि हो क्या रहा है। तो सबसे पहले मैं आपको यह दिखाता हूं कि पिछले कई सालों के दौरान धीरे धीरे करके अमेरिका ने चीन को किस तरह से सैन्य तरीके से घेर रखा है। अमेरिका इकलौता ऐसा देश है जिसके सैन्य ठिकाने 80 देशों में हैं, और यही नहीं, 159 देशों में उसके सैनिक मौजूद हैं। इनकी संख्या करीब 1.25 लाख जवानों की है। चूंकि आज के वीडियो में हम चीन से उसके बढ़ते कॉन्फ्लिक्ट की बात कर रहे हैं, तो फोकस इंडो पैसिफिक पर ही करते हैं। इस नक्शे में आप देख सकते हैं कि कहां कहां पर अमेरिकी सैन्य ठिकाने हैं। जापान, साउथ कोरिया, वियतनाम, थाईलैंड, डियागो गार्सिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, फिलीपींस, गुआम, हवाई और अलास्का। अमेरिकी सेना का सबसे बड़ा जमावड़ा जापान में है,
जापान में सबसे ज्यादा 120 अमेरिकी बेसेस हैं, जहां करीब 54,000 सैनिकों की तैनाती है। जापान के ब्यूरो ऑफ अर्बन डेवलपमेंट टोक्यो मैनेजमेंट गवर्नमेंट के मुताबिक राजधानी टोक्यो में ही योकोता एयरबेस सहित 7 बड़े अमेरिकी सैन्य ठिकाने हैं। इसमें एक एकासाका प्रेस सेंटर है, यहाँ हेलीपैड है, साथ ही मीडिया सेंटर है और बैचलर ऑफिसर्स क्वार्टर्स और गराज हैं। योकोता एयरबेस पर 3,350 मीटर लंबा रनवे है। इसका मतलब यह हुआ कि यहां से किसी भी तरह के विमान को ऑपरेट किया जा सकता है। साथ ही यहां पर जापान में मौजूद अमेरिकी फोर्सेस का हेडक्वार्टर भी है। फुचू सिटी में कम्युनिकेशन रिले फैसिलिटी है। यहां पर करीब 350 फीट ऊंचा कम्युनिकेशन टावर लगा हुआ है। तामा और इनागी सिटी में अमेरिकी सेना और उनके परिवार के लिए रिक्रिएशन फैसिलिटीज हैं, जहां गोल्फ कोर्स, कैंपिंग साइट्स और आउटडोर स्पोर्ट्स फैसिलिटीज हैं। इसके अलावा ओवादा कम्युनिकेशन साइट है, आइवो जिमा कम्युनिकेशन साइट है, जो कि ओगास्वारा आइलैंड पर मौजूद है। साथ ही मिनातो कू में यूएस फोर्सेस सेंटर है, जहां जापान और अमेरिका की ज्वाइंट फैसिलिटी है। एकासाका प्रेस सेंटर अमेरिकी आर्मी के अधिकार क्षेत्र में आता है, जबकि योकोता एयरबेस, फूचू, ओवादा कम्युनिकेशन साइट्स और तामा सर्विस एनेक्स अमेरिकी एयरफोर्स के पास है, जबकि आइवो जिमा कम्युनिकेशन साइट और न्यू सेनो यूएस फोर्सेस सेंटर अमेरिकी नेवी के पास है। वहीं अगर साउथ कोरिया की बात करें तो यहां पर करीब अमेरिकी सैन्य ठिकानों की संख्या है 73। करीब 27,000 अमेरिकी सैनिकों की साउथ कोरिया में तैनाती है। गुआम आइलैंड्स पर 54 अमेरिकी बेसेस हैं, जहां करीब 6,200 जवान तैनात हैं। इसके अलावा ये जो लाल डॉट्स नजर आ रहे हैं, यानी कंबोडिया, सिंगापुर, ब्रुनेई, यहां भी अमेरिकी सेना की मौजूदगी है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया में भी अमेरिकी सेना के 7 सैन्य ठिकाने हैं और यहां पर करीब 1100 जवानों की तैनाती है। स्ट्रेटेजिक नजरिए से देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया ग्लोब पर जिस जगह पर मौजूद है वो बेहद अहम जगह है और अमेरिकी सेना के लिहाज से भी बेहद अहम जगह है, क्योंकि अगर यहां से गुआम तक की सप्लाई लाइन अगर वो चाहता है तो ऑस्ट्रेलिया से गुआम तक की सप्लाई लाइन वो बड़े आराम से चला सकता है और इस सप्लाई लाइन को काटना चीन के लिए सबसे ज्यादा मुश्किल है। इसीलिए अगर आपने देखा होगा तो ऑस्ट्रेलिया में पिछले कुछ सालों में अमेरिका ने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना शुरू कर दिया है। मिकेल गन्नर ऑस्ट्रेलिया के बड़े नेता हैं। फिलहाल वो नॉर्दर्न टेरिटोरीज के चीफ मिनिस्टर हैं। उन्होंने 18 जनवरी 2022 को एक ट्वीट के जरिए बताया था कि अमेरिका का एक बहुत बड़ा फ्यूल स्टोरेज प्रोजेक्ट चल रहा है। ये करीब $270 मिलियन वाली फैसिलिटी होगी, जिसे ऑस्ट्रेलिया मैनेज और ऑपरेट करेगा। जंग में सबसे ज्यादा गोला बारूद और फ्यूल की ही जरूरत पड़ती है, इसलिए ऑस्ट्रेलिया में इतना बड़ा फ्यूल स्टोरेज बनाने का सीधा मतलब है कि चीन से लड़ाई के वक्त फ्यूल सप्लाई के लिए बैकअप रूट को भी तैयार रखना, क्योंकि अगर सिर्फ साउथ कोरिया और जापान पर अमेरिकी सेना निर्भर रही तो इनकी मुश्किल बढ़ जाएगी, क्योंकि चीन के लिए इन दोनों जगहों को निशाना बनाना ऑस्ट्रेलिया के तुलना में आसान है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर पेंटागन ने यह रिपोर्ट क्यों दी? क्या वाकई रीसप्लाई का जो मुद्दा है वो इतना ज्यादा बड़ा है अमेरिकी सेनाओं के लिए कि चीन से युद्ध की स्थिति में यह उनके लिए बड़ी मुसीबत बन सकता है? तो पेंटागन की इस रिपोर्ट का CNAS नाम की एक संस्था है अमेरिकी, सेंटर फॉर ए न्यू अमेरिकन सिक्योरिटी, उसने इसकी एनालिसिस की है, इस रिपोर्ट को एनालाइज किया है। तो उसने रिपोर्ट को एनालाइज करने के बाद क्या पाया है उसको मैं आपको दिखा देता हूं। CNAS की इस रिपोर्ट का भी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। एनालिसिस की है जैकब स्टोक्स ने। जैकब स्टोक्स का छोटा सा परिचय मैं आपको दे देता हूं। जैकब CNAS के ही इंडो पैसिफिक सिक्योरिटी प्रोग्राम के फेलो हैं। उनका जो काम है, उनका मेन फोकस अमेरिका चीन संबंध, चीन की फॉरेन पॉलिसी, ईस्ट एशियन सिक्योरिटी अफेयर्स का है। मौजूदा अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन जब वाइस प्रेसिडेंट थे, तब जैकब स्टोक्स नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के सीनियर एडवाइजर के तौर पर काम कर चुके हैं। तो जैकब स्टोक्स की एनालिसिस के मुताबिक सेनाएं जितनी ज्यादा फैली हुई होती हैं, उन तक फ्यूल और हथियार पहुंचाना उतना ही ज्यादा मुश्किल और चुनौतीपूर्ण काम होता है। दुश्मन के हमले के वक्त ज्यादा फैली हुई सेनाओं को उनका सामना करने में मुश्किल आती है। साथ ही इन हालातों में लॉजिस्टिक्स सपोर्ट की जरूरत हर किसी को होती है, लेकिन यह सपोर्ट सिर्फ कुछ को ही मिल पाता है। यानी जैकब स्टोक्स के कहने का मतलब यह है कि अमेरिकी सेनाएं जिस तरह से चीन के चारों तरफ एक लंबे और बड़े इलाके में फैली हुई हैं, उसकी वजह से वहां तक सप्लाई पहुंचाना हथियारों की, राशन की, फ्यूल की, ये बहुत बड़ा मुश्किल काम है। और ये टास्क इतना ज्यादा मुश्किल है कि लड़ाई की स्थिति में ये अमेरिकी सेनाओं की सबसे बड़ी कमजोरी साबित हो सकता है। क्यों उन्होंने ऐसा कहा,
इसे समझने के लिए मैं आपको नक्शे के जरिए दिखाता हूं। नक्शे के जरिए ये बता पाना मेरे लिए बहुत आसान होगा कि क्यों सप्लाई चेन का ना हो पाना चीन से युद्ध की स्थिति में अमेरिकी सेनाओं पर बहुत ज्यादा भारी पड़ सकता है। अगर आप इंडो पैसिफिक के नक्शे को ध्यान से देखें तो अमेरिका के लिए यहां पर आकर लड़ाई लड़ना बिल्कुल भी आसान नहीं है। अमेरिका पश्चिम से चीन पर हमला नहीं कर सकता क्योंकि उसकी सेनाएं हजारों किलोमीटर दूर हैं, बीच में यूरोप है, रशिया है, तो इधर से चीन को घेरना नामुमकिन है। तो रास्ता बचता है समुद्री। लेकिन जैसा कि आप सब जानते हैं, चीन की नेवी दुनिया की सबसे ताकतवर नेवीज में से एक बन चुकी है। हालांकि उनके पास अमेरिकी नेवी की तरह लड़ाई का अनुभव कम है, लेकिन तब भी उसे कमजोर नहीं आंका जा सकता। अमेरिका भी इस बात को अच्छी तरह समझता है। इस बात को उनके नेवी चीफ के ताजा बयान से समझा जा सकता है। अमेरिकी नेवी के चीफ हैं एडमिरल गिल्डे। एडमिरल गिल्डे ने चीनी नेवी को लेकर बहुत बड़ी बात कही है। न्यूयॉर्क में सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज में यूएस नेवी के भविष्य पर एक चर्चा का आयोजन किया गया था। चर्चा में चीन का भी जिक्र आया। अमेरिका और चीन के बीच बढ़ते हुए तनाव का जिक्र आया, साथ ही चीन की नेवी का भी जिक्र आया। इस पर बोलते हुए अमेरिकी नेवी चीफ एडमिरल गिल्डे ने कहा है, चीन एक प्रभावशाली सैन्य विरोधी है जो वर्षों पहले से लगातार सुधार कर रहा है और अपने लक्ष्यों को पूरा कर रहा है। उसकी बढ़ती चुनौती का असरदार ढंग से जवाब देने के लिए अमेरिकी नौसेना पर दबाव बढ़ता ही जा रहा है। सीखने और विकसित होने की उनकी क्षमता को देखते हुए हम निश्चित रूप से उनका सम्मान करते हैं। अमेरिकी नेवी चीफ ने यह बयान क्यों दिया है, इसको भी एनालाइज करके मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि चीन के लिए भी ये इतना आसान नहीं रहने वाला है, क्योंकि चीन जानता है कि अमेरिका एक सुपर पावर है। और सबसे बड़ा सवाल ये है, यहां पर यह जानना भी बहुत जरूरी है कि अमेरिका सुपर पावर कैसे बना। इसकी नॉलेज आपको एक किताब पढ़कर मिल सकती है। उसमें इसे बहुत विस्तार से बताया गया है कि सुपर पावर अमेरिका कैसे बना। उस किताब का नाम है हाउ अमेरिका बिकम ए सुपर पावर। तो आप इस किताब को पढ़िए, और अगर पढ़ने का मन नहीं कर रहा है तो आप इस किताब को कुकू एफएम पर सुन भी सकते हैं ऑडियो बुक के रूप में। कुकू एफएम ऑडियो लर्निंग का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जहां आपको हिंदी, अंग्रेजी और दूसरी रीजनल लैंग्वेजेस में 1000 घंटे से भी ज्यादा की ऑडियो बुक्स की लाइब्रेरी मिलेगी, जहां आप इसी तरह की दूसरी कई ऑडियो बुक्स को सुन सकते हैं। डिफेंस डिटेक्टिव के दर्शकों के लिए भी कुकू एफएम पर एक्सक्लूसिव ऑफर चल रहा है। अगर आप कूपन कोड DDT50 का इस्तेमाल करेंगे तो आपको 50% तक का डिस्काउंट मिलेगा। यानी कुकू एफएम की सारी लाइब्रेरी की जो कॉस्ट है 399 रुपीज पर ईयर की, वो आपको सिर्फ 199 रुपए में साल भर के लिए मिल जाएगी। ये ऑफर पहले 250 यूजर्स के लिए ही वैलिड है। इसका लिंक आपको नीचे कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वापस लौटते हैं अपने टॉपिक पर। तो अमेरिकी नेवी चीफ जो हैं एडमिरल गिल्डे, अगर उन्होंने ये बयान चीन की नेवी को लेकर दिया है तो आप समझ सकते हैं कि ये बयान बेहद अहम है, क्योंकि अगर दोनों देशों में लड़ाई हुई तो सबसे बड़ी भूमिका नेवी की होने वाली है। इन्हीं दोनों देशों की नेवी की सबसे बड़ी भूमिका यहां पर होने वाली है। तो यह समझना भी बहुत जरूरी है कि अगर दोनों नेवी टकराएगी तो दोनों की ताकत कितनी है, कौन किस एंगल से भारी पड़ सकता है एक दूसरे पर। तो चलिए इसका एक तुलनात्मक एनालिसिस मैं आपको दिखा देता हूं अमेरिकी नेवी और चीनी नेवी का। एडमिरल गिल्डे ने यह बात ऐसे ही नहीं कही है, क्योंकि चीनी और अमेरिकी नेवी की अगर ताकत की तुलना करें तो यह और ज्यादा साफ हो जाएगा। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स के मुताबिक 142 देशों में चीन दुनिया का तीसरा सबसे ताकतवर देश है। वहीं अमेरिका दुनिया का नंबर 1 ताकतवर देश है। दोनों देशों के डिफेंस बजट में भी जमीन आसमान का फर्क है। चीन का डिफेंस बजट जहां 230 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा है, वहीं अमेरिका का 770 बिलियन डॉलर से ज्यादा है। लेकिन यहां पर मुख्य मुकाबला दोनों देशों की नेवी के बीच होना है। तो ग्लोबल फायर पावर के मुताबिक नेवल पावर में चीन की जो फ्लीट स्ट्रेंथ है वो दुनिया में नंबर 1 है, जबकि अमेरिका इस मामले में तीसरे नंबर पर आता है। इसका मतलब यह हुआ कि चीन के पास ज्यादा जहाज हैं, पर अमेरिका के पास सबसे बड़ा एडवांटेज है एयरक्राफ्ट कैरियर्स के नजरिए से। चीन के पास सिर्फ 2 हैं, जबकि अमेरिका के पास 11 एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, और समुद्री लड़ाई में ये बेहद निर्णायक भूमिका निभाएंगे। यही नहीं, हेलीकॉप्टर कैरियर्स में भी चीन अमेरिका से बहुत ज्यादा पीछे है। चीन के पास ये सिर्फ 1 है, जबकि अमेरिका के पास 9 है। लेकिन सबमरीन्स के मामले में चीन अमेरिका को पीछे छोड़ देता है। चीन के पास 80 के करीब पनडुब्बियां हैं, जबकि अमेरिका के पास 68 हैं। डिस्ट्रॉयर्स की बात करें तो यहां भी चीन बहुत पीछे है। उनके पास सिर्फ 41 हैं, जबकि अमेरिकी नेवी के पास 92 डिस्ट्रॉयर्स हैं।
लेकिन फ्रिगेट्स के मामले में बाजी चीन की तरफ है। चीन के 49 फ्रिगेट्स के जवाब में अमेरिका के पास एक भी नहीं है। कोरवेट्स के मामले में भी ताकतवर चीन है। चीन के 70 कोरवेट्स के जवाब में अमेरिका के पास सिर्फ 22 हैं। माइन वॉरफेयर शिप्स की बात करें तो यहां भी अमेरिका चीन से पीछे है। चीन के पास इनकी संख्या 36 है और अमेरिका के पास सिर्फ 8। ये आंकड़े देखकर अब आपको समझ आ गया होगा कि अमेरिकी नेवी चीफ ने चीनी नेवी की तारीफ क्यों की है। और लड़ाई सिर्फ जहाजों से नहीं लड़ी जाती, बल्कि जिस देश की सप्लाई चेन जितनी बेहतर होगी वो उतना ही बेहतर युद्ध लड़ सकता है। इसका सबसे ताजा उदाहरण रूस यूक्रेन की लड़ाई है। रूसी सेना के सामने यूक्रेनी सेना कुछ भी नहीं है, लेकिन यूरोप, अमेरिका और नाटो देशों ने यूक्रेन में सप्लाई चालू रखी है। इसलिए महीनों की जंग के बाद भी रूस यूक्रेन को हरा नहीं पाया है। तो आपने तुलना देख ली, तो अब आप समझ गए होंगे कि अमेरिकी नेवी चीफ ने ऐसी बात क्यों कही, क्योंकि वो बिल्कुल भी चाइनीज नेवी को हल्के में नहीं ले रहे हैं। और ये जो सारा रीसप्लाई का मामला है वो इतना ज्यादा मुश्किल है क्योंकि पेंटागन भी जानता है कि अगर सप्लाई चेन आपकी सही नहीं है तो फिर चीन से होने वाले युद्ध में हारने का रिस्क ज्यादा है। और ये सप्लाई चेन कितनी अहम है, इसके लिए मैं आपको एक करगिल युद्ध का उदाहरण देना चाहूंगा। करगिल युद्ध में भारतीय सेनाओं ने पाकिस्तानी सेनाओं के जो घुसपैठिए थे उनकी सप्लाई लाइन काट दी और इस कदम से भारतीय सेना को इस जंग को जीतने में सबसे बड़ी मदद मिली। इंडियंस के पास रीइंफोर्समेंट भी थी, सप्लाईज भी रिकैप्चर कर रहे, सारा कुछ कर रहे। हमारे पास सप्लाईज भी नहीं थी, हमारे राशंस खत्म हो रहे थे, वी वर डग इन, हमारे पास रिसोर्सेज खत्म हो रहे थे और लॉसेस, मैसिव लॉसेस हो रहे थे बिकॉज वी वर इन बंकर्स। और वो कोई बाहर निकलते तो वो उनके एयरफोर्स ऊपर फिर रही थी। सो मतलब वी वर बीइंग पाउंडेड। ये कामयाबी उस वक्त तक थी जब तक आपका दुश्मन की फौज से सामना नहीं हुआ था। वाकई फिर एक मरहला ऐसा आया कि उनके पास खाने के लिए भी नहीं था, लेकिन आप सलाम करें उनकी बहादुरी को कि जब उन्हें कोई मौका मिलता था तो वो खाने को नहीं मांगते थे, वो एमुनिशन मांगते थे। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको डिफेंस डिटेक्टिव का आज का ये एपिसोड पसंद आया होगा। तो अगर आपका जवाब हाँ में है तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए। और जो लोग नए आए हैं मेरे चैनल पर, वो प्लीज आपसे प्रार्थना है कि आप डिफेंस डिटेक्टिव को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकॉन भी दबा दें, जिससे आपको मेरे द्वारा अपलोड किए गए हर नए वीडियो की जानकारी फौरन मिल सके। तो जल्दी हाजिर होता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। जी गाइस, जैसा कि आप वीडियो देख रहे थे तो आलोक भाई ने बड़ी अच्छी और बड़ी इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेशन दी है। ये इससे पहले तो मुझे आज तक वैसे नहीं पता थी। काफ़ी चीज़ें ऐसी थी जो कि पहली बार मैंने इस वीडियो में सुनी है और काफ़ी हैरानकुन तौर पे थे। ज़फ़र भाई भी काफ़ी हैरान हो रहे थे। जैसे एक फैक्ट थी कि वो तकरीबन 159 कंट्रीज़ के अंदर यूएसए की फ़ौज है, जो कि एक बड़ी अलार्मिंग चीज़ है। मतलब कि एक बड़ी कह लो कि बड़ा अच्छा उन्होंने मैनेज किया हुआ है, वरना तो अपने मुल्क के अंदर ही कह लो कि इतना संभालना मुश्किल होता है। तो ये बाहर इतने कंट्रीज़ के अंदर वो बैठे हुए हैं और यही वजह है कि इसी वजह से भाई उनको सुपर पावर कहा जाता है और वो पूरी दुनिया पे छाए हुए हैं। तो पेंटागन की जो रिपोर्ट गई है कि चाइना से वो अपने अभी तक वो जो है वार के लिए रेडी नहीं है। तो सबसे पहले तो जैसे लोग भाई कह रहे थे कि वार तो कन्फर्म है चाइना और यूएसए की। वैसे मुझे लगता है कि होनी तो नहीं चाहिए यार वार, क्योंकि दुनिया जो है ये अब और एक किसी बड़े कह लो कि जंग वर्ल्ड वार 3 की जो है वो नहीं खा सके, कह लो कि अफोर्ड नहीं कर सकती इसको, कि जैसे हमारा वर्ल्ड वार 1 और वर्ल्ड वार 2 में कितना ज़्यादा नुकसान हुआ। और क्योंकि जब दो बड़े कंट्री लड़ते हैं ना तो सिर्फ उन दो कंट्रियों की जंग नहीं रहती, वो जंग के साथ फिर असरात छोटे कंट्रीज़ पर भी बहुत ज़्यादा आते हैं और वो भी बड़े इफेक्ट होते हैं। और ये दोनों कंट्रीज़ तो दोनों दुनिया की बड़ी इकॉनमी है। यूएस से ट्रिलियंस ऑफ इनकी कह लो कि डॉलर की इकोनॉमीज़ हैं और पूरी दुनिया में इनका कह लो कि हाथ है। चाइना के भी काफ़ी कंट्रीज़ के अंदर हाथ है, अमेरिका का तो है ही है। तो ये दोनों कंट्रीज़ की अगर वार होगी तो फिर हमारे कह लो कि दुनिया में कुछ बचेगा नहीं। और ये कोई पता नहीं कि न्यूक्लियर की साइड पर भी चले जाएँ, क्योंकि इनमें कोई कमज़ोर नहीं है, दोनों ही अपनी अपनी फील्ड में मजबूत हैं। अमेरिका का थोड़ा अपर हैंड ज़रूर है,
लेकिन अमेरिका जब अपने मुल्क से उड़ कर इधर चाइना में आएगा ना जंग करने, तो फिर वो चाइना से कह लो कि इक्वली हो जाएगा, कह लो या उससे नीचे ही चला जाएगा। और यही वजह है कि पेंटागन ने ये रिपोर्ट दी है कि हम अभी चाइना से लड़ने के लिए तैयार नहीं है। और उसकी सबसे बड़ी वजह जो है वो लॉजिस्टिक के मसाइल है। लॉजिस्टिक मीन कि इनकी ट्रांसपोर्टेशन वगैरह और फौजियों को यहाँ पर लाना, जैसे लोग सब बता रहे थे कि ये वेस्ट की तरफ से तो हमला नहीं कर सकते, उधर से तो यूरोप है, इतने कंट्रीज़ हैं, तो इनको दूसरे रास्ते से ही आना पड़ेगा। और इनके पास जापान, कोरिया और ऑस्ट्रेलिया के अंदर अपने फौजी अड्डे तो हैं, लेकिन इन अड्डों को मैनेज करना, इनको सप्लाई देना, इनके कह लो कि हर चीज़ का ख्याल रखना, वो बड़ा मुश्किल काम है। तो इसी वजह से वो अभी रेडी नहीं है। लेकिन ये अमेरिकन जो होते हैं ये कह लो कि बड़े होशियार और तेज होते हैं, लेकिन ये एक कर बात तो लेंगे। कंफर्म है कि वार होनी है। अब अभी नहीं तो अभी उन्होंने कुछ ना कुछ तो करना ही है ना। यूएस से अब अपनी पावर तो शो करेगा, क्योंकि चाइना यूएस से काफ़ी आगे निकलता जा रहा है, तो यूएस को भाई बर्दाश्त नहीं हो रहा। ये बात तो है। तो यूएस ने अब बैकअप उन्होंने स्टार्ट तो किया हुआ है, लेकिन वो और भी स्टार्ट कर रहे हैं और इनको बीट शायद कर दे चाइना को, लेकिन चाइना भी मुश्किल है, इतनी- बहुत मुश्किल चाइना भी है। इतनी अगर आप हार ये नहीं कहेंगे ना मानने कि वाला। यूएस से अपने कंट्री से फ्लाई करके इधर चाइना आकर और चाइना को फतह कर लेगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। मेरा नहीं ख्याल ऐसा होगा। भाई 1.5 बिलियन की आबादी है चाइना की, 30 लाख 32 लाख की उनकी कह लो कि फौजी है और एक्टिव फौज है, और उसके अलावा उनके पास बड़े अच्छे मिसाइल हैं, उनकी नेवी बड़ी स्ट्रॉन्ग है, नेवी में जहाज़ काफ़ी हैं। हाँ, वो जहाज़ उनके पास तो नहीं है जैसे वो अमेरिका, कम है, कह लो कि 2-3 है, जैसे अमेरिका के पास तो बहुत है, जिसके में वो जहाज़ ही उसी के ऊपर ही लैंड करते हैं और उड़ते हैं। उसको क्या बोलते हैं, कैरियर बोलते हैं आई थिंक, एयरप्लेन, वो कम है। लेकिन उनकी बाकी जो नेवी के हैं ना, जो लड़ाका नेवी के हैं, कह लो कि क्या बहरी जहाज़, वो बहुत ज़्यादा है। और उनकी जो असल चीज़ है नेवी बहुत ज़्यादा है और बड़े एडवांस्ड है चाइना। और वो भी चाइना भी किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है अपने हथियारों के लिए, वो अपने हथियार खुद ही बनाता है और खुद ही अंदर प्रोडक्शन है, तो ये भी एक उनके पास है। तो दोनों कंट्रीज ही कह लो कि शेर हैं, और शेरों का मुकाबला जब होगा ना तो जंगल के लिए अच्छा नहीं। अमेरिका पता नहीं क्यों ओपनली जो है ना वो बुज़दिलाना अपने आप को साबित कर रहा है। इस चीज़ की नहीं समझ आ रही। जब से ये अफगानिस्तान वार से ये निकले हैं ना, उसके बाद जो है ना आप कोई भी पॉलिसीज इनकी देख लें, वो एक ना बस एक बुज़दिलाना जिस तरह नहीं होती पॉलिसी, आप जिस तरह ये है उन्होंने ये बयान इशू किया है भाई उन्होंने पूरी दुनिया में देखो जंगे लड़के देख लिया, क्या मिला उनको? अफगानिस्तान के अंदर 20-22 साल उन्होंने लड़ा है, क्या मिला है? जंग में नुकसान ही हुआ है। अपनी बंदे मरवाए हैं, अपने डॉलर ज़ाया किए हैं, इन द एंड इंटरनेशनली आपको बदनामी हुई है कि आपने मासूम लोगों की जानें ली हैं, क्या मिला? इराक के अंदर गए हैं जी, उधर हथियार हैं, बाद में पता चला जी है ही कुछ नहीं है। ठीक है, तो यही कहा जाता है कि, लेकिन एक ये भी सोच और थ्योरी सोची जाती है कि सबसे ज़्यादा जो है ना हथियारों का और ये जो डिफेंस इक्विपमेंट है, इसका एक्सपोर्टर अमेरिका है। और अगर दुनिया में अमन हो जाएगा तो ये इक्विपमेंट एक्सपोर्ट कैसे होंगी? तो ये लोग भी कोई थ्योरी सोचते हैं। तो देखें, तो वैसे मेरे ख्याल में वार तो नहीं होनी चाहिए यार, लेकिन इंडिया और अगर चाइना वार की, होती है तो क्या चाइना और आप अमेरिका की। उधर पाक चीन दोस्ती निभाएंगे या नहीं, पीछे हट जाएंगे? ऑब्वियसली आप निभानी पड़ेगी आपको, और क्या आप अमेरिका की तरफ नहीं जाएंगे? साइड पे है ना, ये बात ना करें आप। और यार वो हुकूमत कोई नहीं 4 दिन की है, उसने चले जाना है, फिर इमरान खान ने आ जाना है, अब स्लूटली नाट हो जाना है फिर। 4 दिन की बातें हैं, इतना ओपनली तो खैर आप कभी भी नहीं अमेरिका को। वो दिन गए जब लेकिन आपने जो अमेरिका को अभी अड्डे दिए नुकसान थे। हो रहा है ना पाकिस्तान अमेरिका को इस को- हुकूमत से, वो अभी नहीं बर्दाश्त अमेरिका को होगा। अब कोई अड्डे नहीं मिलेंगे, कह लो कि अफगानियों के लिए जो मिल गए थे ना चाइना चूना के लिए खिलाफ लड़ने के लिए नहीं मिलने वाले, बजाय पाकिस्तान चाइना की सपोर्ट करेगा और खुल के करेगा। वो मेरा नहीं कहा, इंडिया थोड़ा बहुत शायद अमेरिका की कर दे, लेकिन मुझे पता है इंडिया भी कभी भी अपने अड्डे वगैरह नहीं देने वाला अमेरिका को कि आप आके हमारे मुल्क में अपने अमेरिका तो फौजें साइड पे करें। निकल जाते ही नहीं ना, इंडिया हाँ। वाली साइड पे। वो जस्ट एक सिर्फ पाकिस्तान को हर दफा जो है ना वो इस्तेमाल करने की कोशिश करता है। उसकी रीजन भी सिर्फ डॉलर ही है और कोई चीज़ आप नहीं। मुझे ये बताएं ना, क्या इंडिया देगा अमेरिका को अड्डे अपने को देगा? नहीं, मैं तो भाई यही कह रहा हूँ ना कि इंडिया हाँ, कभी भी कभी भी नहीं नहीं देगा। देगा इंडिया। और अमेरिका ने कभी सुना है उधर भी जाके पूछा है या कोई इस तरह की बात हुई है इंडिया से?
हाँ कि वो अमेरिका के लिए वो खिलाफ मांग रहा है, यहाँ पर bases हाँ, मांग रहा है bases या कभी ये भी वो नहीं इस तरह है। के सीन। हालांकि ये बाकी सिर्फ पाकिस्तान में ही होता है। कंबोडिया में भी हैं उनके, ऑस्ट्रेलिया जैसे कंट्री के अंदर भी देख लो उन्होंने अपने कह लो कि अड्डे बनाए हुए हैं और वहाँ पर फ्यूल की जैसे लोग कोई बता रहे थे कितनी बड़ी स्टोरेज रखी हुई है। हाँ जी। लेकिन ये है कि और जनूब और मैं हैरान हूँ कि जापान और कोरिया के अंदर तकरीबन दोनों के मिला ली जाए तो 1 लाख फौजी उनका बैठा हुआ है। हाँ जी। और सबसे बड़ा इस वक्त जो इनको एच है ना वो जापान का ही एच है कि जापान के अंदर जो इनकी आर्मी बैठी हुई है ना हालांकि वही इस उन्होंने चीज़ चाइना को- के लिए यार बैठाई इस हुई है। चीज़ की समझ नहीं आई। आप देख लो कि जापान में कितनी तबाही अमेरिका ने मचाई थी। लेकिन उसके बाद उन्होंने वहां पर उसकी डेवलपमेंट भी करवाई है ना, इन्वेस्टमेंट भी काफी चाहे की, उसकी करवाइए, उन्होंने लेकिन माफी जख्म मांगी। तो नहीं ना भूलने चाहिए। लेकिन अमेरिका जो है ना वो फुल फ्लैज हैंड है जापान के ऊपर अमेरिका का। वहां पर आप Hand इससे है, अंदाजा वो- लगा लो कि अगर उनका वहां पर 57,000 फौजी बैठा हुआ है 57,000 तो वो कम तो नहीं है। और इतने अड्डे उन्होंने बनाए हुए हैं और साथ ही कोरिया में साया मुल्क है उसके अंदर भी तकरीबन 24-25 हज़ार है। फिर दूसरे कंट्रीज कंबोडिया वगैरह कह लो कि ये साउथ पैसिफिक में कितने बता रहे थे। तो चाइना के लिए उन्होंने बैठाया हुआ है, चाइना के लिए सारा कुछ कर रहे सारी हैं। बात है चाइना की, लेकिन फिर भी चाइना को कोई किसी किस्म का मसला नहीं है। चाइना नहीं आने वाला। लेकिन ये कि आने वाले वक्त में इस तरफ ना ही जाए तो बेहतर है। जंग की जो है ना नहीं हो, वो- जंग नहीं होनी ये अब एक बात है कि जंग अगर होगी भी तो वो एक आखिरी जंग होगी, इसके बाद कुछ बचना नहीं है। बचना नहीं है, पूरी लेकिन दुनिया ये ही तबाह कि इस होगी। चीज़ की तरफ ना ही जाए तो क्योंकि कोई भी नहीं चाहता। अगर किसी भी मुल्क का आप सर्वे करवा के देख लें उसमें कोई 5-7% बंदे ही होंगे इस चीज़ के ऊपर, बल्कि वो भी काम में मिलेंगे। यार इनकी लेकिन ट्रेड भी तो आपस में इतनी ज्यादा है, फिर ये जंग की तरफ क्यों जाएंगे? आप देखो ना एप्पल जो है उसकी सारी सैम्पलिंग, माइक्रोसॉफ्ट इतनी बड़ी कंपनी है उसकी भी और कई बात आपकी वही आ ये जाती वो है ना बन कि रहे हैं हथियार चाइना भी तो के सेल अंदर। करने हैं ना, जो इतना चाइना कुछ के बना अंदर रहे हैं। देखो ना इतना ज्यादा आईफोन की सैम्पलिंग है और भी इनकी कह लो कि लेबर काफी उन्होंने वहां से आउटसोर्स की हुई है। इतना उनकी स्टेक है चाइना के अंदर, एक्सपोर्ट दोनों आपस में इतनी करते हैं, ट्रेड करते हैं। तो फिर ये क्यों लड़ेंगे यार? वैसे जंग आपस में इनकी होनी नहीं चाहिए, मेरा नहीं ख्याल यार ये जंग करेंगे। चलो बाकी ना अल्लाह करे बेहतर ही हो कि हाँ। दुनिया ये है और कोई बड़ी जंग ना देखें। और हमारी तो दुआ है यूक्रेन और रशिया का भी मामला जल्दी से हल हो, क्योंकि इन जंगों आप की तो- वजह से देखो अब ना तो रशिया ने फिनलैंड को भी जो है ना वो थोड़ा बहुत छेड़ना शुरू हाँ कर दिया, वो जैसा भी कि नेटो उनके- में जा रहा है इस वजह से, तो उन्होंने उसको भी उनकी कहना उधर कर का दिया। बिजली हो बंद, जाना उन्होंने पूरी बिजली उसकी कट ऑफ कर दी थी। नहीं उधर भी ये काम देखो ना जब start ये हो दो गया है। बड़े कंट्रीज मतलब कि जंग होती है ना उससे देखो गरीब कंट्रीज का बड़ा नुकसान होता है। अब आपने रशिया और मतलब यूक्रेन की जंग तो हमसे बहुत दूर हो रही है, लेकिन उसकी वजह से देखो कितना कंट्रीज में इन्फ्लेशन आया है। दुनिया के अंदर गंदम की शॉर्टेज होगी और कोई पता नहीं कहाँ था आ जाए। मतलब गरीब ऐसे बेचारे ही है। मुल्क है वो उनके भूखे अभी मरे देख लो सीजन चल रहा है गंदम का और जो है ना वो मतलब एक्सपोर्ट भी बंद हो रही है। हाँ, और अभी से- हर मुल्क को अपनी अपनी पड़ गई। पड़ अभी तो गई है। पूरा 1 साल पड़ा हुआ मतलब अगर नेक्स्ट सीजन आने में। तो वही ना जंगें किसी चीज़ का हल नहीं होती। खैर उम्मीद करते हैं कि गाइस आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा। दुआ में ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।